अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनीका निसार के शो में अतात आरट को इमरान खान और पीटीआई पर तनकीद करना महंगा पड़ गई। अनीका निसार ने लाइव शो में अतात आरट को धो डाला। ये नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर माज़ीद डिटेल में बात करते हैं। एक बार फिर अता साहब, आई वुड लाइक टू आस्क कि क्या इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ईद के बाद आएगी तो फिर कंटेनर लगेंगे, फिर इस्लामाबाद बंद हो जाएगा, इस्लामाबाद जुड़वा शहरों के लिए फिर मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी? देखिए, सियासी जमातों में दो तरह के प्रोटेस्ट होते हैं। एक प्रोटेस्ट करती है जमात इस्लामी, वो पुरअमन है, उनके साथ खवातीन भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं और खवातीन की इज्जत भी महफूज रहती है और वहां पे अफाम तफहीम से बड़े अच्छे माहौल में वो अपना प्रोटेस्ट करते हैं। उन्होंने पहले किया। एक आते हैं अफगान शहरी और क्रिमिनल्स तहरीक इंतशार के साथ, उनके पास AK-47 भी होती हैं, असला भी होता है, टीयर गैस भी होती है, पैलेट्स भी होती हैं, बंटे भी होते हैं, गुलेले भी होती हैं, आरियां भी होती हैं, इस तरह की तमाम चीजें उनके पास होती हैं। और ये कैमरे की स्क्रीन से दिखाया है, कैमरे की आंख से स्क्रीनों पे ये सारे विजिट गए हैं। अब कुछ ना मिले तो ग्रीन बेल्ट को आग लगा देते हैं कि जी मेट्रो स्टेशन को आग लगा दो, जला दो। तो देखिए, पुरअमन एहतजाज में जो हर किसी का जमहूरी हक है और पुरतशद्दुद एहतजाज में बहुत फर्क है। और मैं ये समझता हूँ कि अब इनमें कैपेसिटी नहीं रही है। पहले इनमें शायद कैपेसिटी किसी वक्त होती होगी बड़े इज्तिमा करने की, मगर सवाबी में इनका अपना सूबा है, अपना जिला है, नाकाम जलसा रहा। आपने दूसरी तरफ देखा कि मलिक नवाज शरीफ साहब ने नारोवाल में और वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ने डेरा गाजी खान ने एक जम्मे गफीर से खिताब किया। बहुत बड़ा मजमा था, एक मेहमत क्राउड था जिसको आप कहते हैं। तो ये तो अपने सूबे में, अपने ही जिले में नहीं कर सके जलसा। साहब, उनकी फिर एक डिमांड होती है कि अगर आप कहते हैं कि हम जलसा नहीं कर सकते, तो जब हम जलसा या एहतजाज के लिए आ रहे होते हैं तो दफा 144 हटाइए, फिर हम आपको बताएंगे कि हमारा कितना बड़ा जलसा है, कितना बड़ा एहतजाज होता है। उनकी तो क्लियर डिमांड होती है साहब। वो कतन ना बताएं हमें, बिकॉज हम किसी अफगान शहरी को, किसी क्रिमिनल को, किसी टेररिस्ट को ये काम नहीं करने देंगे। और वो जो टीयर गैस भी फायर कर रहे थे, उन्होंने मास्क पहने हुए थे और बाकायदा कोई एक अजीब सा यूनिफॉर्म था जिन्होंने पहना हुआ था। तो हमने तो देखा है कि ये क्या करते हैं और ये किस लिए आते हैं। ये कियोस फैलाने आते हैं, ये मुल्क का अमन तबाह करने आते हैं, ये कब्रें खोदने आते हैं, ये पार्लियामेंट का गेट तोड़ने आते हैं, ये आग लगाने आते हैं, ये तशद्दुद करने आते हैं, ये PTV पे हमला करने आते हैं। इस नियत से आते हैं। इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, इनका माजी है। ये खवातीन को हरास करने आते हैं। मुझे आज भी वो खातून एंकर नहीं भूलती जो DSNG के छत पे पनाह लिए हुए आंसुओं से ज़ारो कतार रोते हुए पनाह मांग रही थी कि जी ये छेड़खानी कर रहे हैं। लेकिन अता साहब, द प्रॉब्लम इज, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन हम सारों को एक ही सफ में खड़े होकर महमूद अयाज नहीं कर सकते ना। अता साहब, होते होंगे क्रिमिनल एलिमेंट, आप उनको पकड़िए, जिनके पास असलहा है उनको पकड़िए, लेकिन जो बाकी शहरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी एक फॉलोइंग है ना, वो जो एहतजाज करने आ रहे हैं उनको तो उनका हक इस्तेमाल करने दीजिए। होता नहीं है ना क्राउड के अंदर, जब आप मिक्स करके लाएंगे लोगों को, ऐसे तो नहीं हो सकता ना हम ऐलान करें कि टेररिस्ट अलग हो जाओ, क्रिमिनल अलग हो जाओ, ऐसे नहीं होता। ये जब मॉब में उनको छुपा के लाते हैं। और देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड है ना हर पार्टी का। मैंने आपको जमात इस्लामी की मिसाल दी, आप मुझे जमात इस्लामी का, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं करता, जमात इस्लामी का एक जलसा दिखा दे जहां पे गमला भी टूटा हो, पत्ता भी टूटा हो कहीं पे, और इनका एक जलसा दिखा दे जो पुरअमन हो। ये लोग अपने सूबे में जब लोग नहीं इकट्ठे कर सके, ये डिबेट तो बिल्कुल इररिलेवेंट है ना कि ये इस्लामाबाद आएंगे, ये कोई जलसा करेंगे। ना स्ट्रीट पावर है, पार्टी डिवाइडेड है, ना ये दोबारा आ सकते हैं, ना ये दोबारा आएंगे। अगर करना है तो पेशावर में एक महमद जलसा करके दिखा दें अपने सूबे के अंदर, ये इस काबिल भी नहीं है। सो अता साहब, फिर अल्टीमेटली अगर ये ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बन जाती है, मौलाना साहब के साथ अभी उनकी बातचीत चल रही है, कुछ रिजर्वेशंस है वो हट गई, तो अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं फिर इनका मिलकर जलसा, क्योंकि मौलाना साहब की तो ट्रैक रिकॉर्ड बड़े पीसफुल जलसों का रहा है, वो आते हैं अपनी जगह पर बैठते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड कराते चले जाते हैं। उनके साथ शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, वो भी किसी तरीके से तोड़फोड़ की फेवर में नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारी और जमातें हैं, तो अगर वो आते हैं इनके साथ तब कबूल होगा इनका एहतजाज? मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी हमारा एक फितरी इत्तेहाद है। मौलाना फजल रहमान साहब जो भी फैसला करते हैं पाकिस्तान के मफाद में करते हैं। हमेशा उन्होंने बड़ी जो सियासत की है वो तदब्बर के साथ की है, तहम्मुल के साथ की है। वो बड़ी एक ज़ीरक और बड़ी एक तजर्बेकार सियासतदान है, तो उनकी तो बड़ी कदर है। और मैं समझता हूँ कि वो कभी भी कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हो। और इस वक्त जलसे की, जुलूस की, एहतजाज की नौयत क्या होगी और उसमें डिमांड क्या होगी? क्या इकोनॉमी डिमांड होगी, महंगाई में कमी डिमांड होगी, स्टॉक मार्केट, शरह सूद, बाहर से रेमिटेंसेस जो आ रहे हैं, ओवरऑल जो एक मुल्क की हालात बेहतर हो रही है। न्यूट्रल बिजनेसमैन भी कह रहा है जी मुल्क के हालात बेहतर हो गए हैं। जो हमारे नाकदीन थे, आपने देखा उसने गौहर एजाज साहब ने बरमला एक महफिल में कहा, और वो क्लिप सोशल मीडिया पे मौजूद है कि जी हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, एक ड्रीम टीम मौजूद है हुकूमत के पास। तो ये जवाब क्या है इस प्रोटेस्ट का? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी को सैबोटाज करना है? वो कहते हैं हाइब्रिड निजाम है, हाइब्रिड निजाम नहीं, डेमोक्रेटिक निजाम होना चाहिए। नहीं, अब देखिए ना, ये अब हाइब्रिड निजाम का नारा लगाने वालों से पूछना चाहता हूँ कि आपको प्रॉब्लम किस चीज से है? ये एक बिला वजह एक नारा लगा देना हाइब्रिड निजाम का, मुझे बता देना कि कहां पे आपको नजर आया कि पाकिस्तान के अंदर जो है तमीर तरक्की रुकी है, या कोई ऐसा निजाम है जो गैर आईनी है, गैर जमहूरी है। ये तमाम लोग, मैं समझता हूँ कि ये इनकी बिल्कुल जो मुतालबात है नाजायज है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। और इकोनॉमी बेहतर हो रही है, मुल्क की साख बहाल हो रही है। आपने देखा काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसकी तारीफ की, US स्टेट डिपार्टमेंट ने की, US सेक्रेटरी डिफेंस ने की, तमाम US की जो मेन उहदेदारान है उन्होंने की। उधर हमारा बहुत अच्छा दोस्त चाइना पाकिस्तान के साथ चल रहा है, CPEC फेज 2 जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है, SCO पाकिस्तान के अंदर हो रही है। जिन ममालिक में हम जा रहे हैं, जो ममालिक पाकिस्तान में आ रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, तो ये क्या चाहते हैं? किस चीज को सैबोटाज करना चाहते हैं? इनके पास ना कोई केस है,
ना कोई दलील है, ना इनके पास कोई लॉजिक है। ये सिर्फ अब एहतजाज की सियासत करना चाहते हैं जिसमें कोई दम नहीं है। करके देख ले, मैं नहीं समझता कि लोग इनकी बातों पे कान धरेंगे। जेल की बात कर ही रहे हैं तो कल सेनेट के अंदर काफी गर्मा गर्मी हो गई इस बात पर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स भिजवाए थे, उसके अंदर ऑन अब्बास बप्पी साहब तो आगे पीटीआई के, लेकिन एजाज चौधरी साहब नहीं आए हैं। उसके अंदर भी क्या वो जेल खाना जात जो है पंजाब की वो इन्वॉल्व थी? नहीं, आई एम ग्लैड आपने ये सवाल किया, ये बड़ा अच्छा सवाल है और दोनों का फर्क जाहिर है। ऑन अब्बास बप्पी पे इलीगल हंटिंग का पर्चा था और उनको प्रोड्यूस कर दिया गया। क्या वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने प्रोड्यूस नहीं किया एजाज चौधरी को, डिस्पाइट के ऑर्डर्स किए गए थे। हुकूमत पाकिस्तान ने इसलिए प्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि 9 मई का केस एक हसास केस है और वो अपनी फाइनल स्टेजेस के अंदर है मामला। और कई दफा मुलजिम जब बाहर आते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर के बहाने, वो साजबाज करते हैं, साजिश करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। केस के जो फाइनल एक स्टेज है, फाइनल वर्डिक्ट है, उसको जो है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। तो ये हर केस की एक नौयत है। कई केसेस की नौयत हसास है, कईयों की गैर हसास है। जो गैर हसास है वो पेश कर दिए गए और जो हसास है जिसमें ये खदशा है और ये इम्कान मौजूद है कि वो केस मैनिपुलेट हो जाए, वहां पे ऑब्वियसली बड़ी कदर है यूसुफ रजा गिलानी साहब के ऑर्डर की, उनके जज्बात की। मगर जो केस सेंसिटिव है उसका मंतकी अंजाम तक जब तक वो पहुंच नहीं जाता, मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं होगा कि किसी मुल्जिम को इस तरह प्रोड्यूस किया। साहब क्या ये बेहतर ना होता कि चेयरमैन सेनेट को पहले बता दिया जाता कि ये हसासियत है और इस हसासियत की बुनियाद के ऊपर हम लोग नहीं प्रोड्यूस कर सकते एजाज चौधरी साहब को? वो जो कुर्सी पे बैठे हैं तब जाके उनको पता चला कि एजाज चौधरी साहब नहीं आए हुए। इत्तेहादी में आपके 9 मई का केस तो सबको पता है कि वो हसास केस है, उसकी भी कोई जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं है। तो चेयरमैन साहब बखूबी वाकिफ हैं ये 9 मई के मामलात से। तो 9 मई के मुल्जिमान तो वैसे भी मैं समझता हूं कि जिन्होंने वो हरकत की जो दुश्मन कभी ना कर सका और मुल्क की तारीख में दुश्मन की जरूरत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान की डिफेंस को इतना वीक करे, तो आज वही लोग भुगत रहे हैं जिन्होंने मुल्क की दिफाई तनसीबात पे हमले किए, शोधा की यादगारों को मस्मार किया। अब वो चेयरमैन साहब भी बखूबी वाकिफ हैं मामला से। अच्छा, आपने 2 दफा फरमाया कि हुकूमत पाकिस्तान ने इसलिए वो प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद नहीं किया, तो ये 2 दफा फरमाने से मैं ये अखज़ कर लूं कि हुकूमत पाकिस्तान थी, हुकूमत पंजाब या कोई और नहीं था? देखिए, ये ऑब्वियसली ये जब फैसला होता है, ये मुतलका वजारत जो है हुकूमत की, वही फैसला करती है। इंटीरियर मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट करती है होम डिपार्टमेंट पंजाब के साथ। तो ऑब्वियसली ये हुकूमतों के कॉन्शियस डिसीजंस होते हैं जिसके ऊपर वो बेस करती हैं कि कौन से वाले पे अमल दरामद करना है, कौन से पे नहीं करना। तो ये जो इंटर कोऑर्डिनेशन है बिटवीन प्रोविंसेस, बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट, बिटवीन द कंसर्न डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज, इसका एक प्रोसीजर तय है और उस प्रोसीजर के तहत ये फैसले किए जाते हैं। राइट। अब आपने सूबों की बात करी दी आता साहब, तो पंजाब में इस टाइम पर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में कुछ ठनी हुई नजर आ रही है और इसकी एक और वजह भी हो गई है और वो है कनाल, महफूज शहीद कनाल। खेलदास कोहिस्तानी साहब ने एक बात फरमाई, मैं आपके सामने रखती हूं कि मैं वाजे कर रहा हूं कि वफाक कोई कनाल नहीं बना रहा, पाकिस्तान 4 इकाइयों पर खड़ा है, हम सब बराबर के शरीक हैं, सबके हुकूक हैं, सिंध के मफादात, सिंध के हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। अब एक जगह मैं वफाकी हुकूमत से ये सुन रही थी कि ये तो कनाल बनने वाली है और यहाँ चोलिस्तान सिंध के हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। अब एक जगह मैं वफाकी हुकूमत से ये सुन रही थी कि ये तो कनाल बनने वाली है और यहाँ चोलिस्तान को हरा भरा करने के लिए एक इंतहाई अहमियत का हामिल प्रोजेक्ट होगा और इसके ऊपर जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।